नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड की एक बहुत ही हैरान करने वाली और जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन मतलब ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति तेज शुरुआत। उसी के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे ब्रह्मांड के बनने में और आज जैसा वो है उसमें इसका क्या रोल है। बिल्कुल। सोचिए जरा, जन्म के फौरन बाद 1 सेकंड के पता नहीं कितने छोटे हिस्से में ब्रह्मांड रोशनी से भी तेज फैल गया। हाँ, सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है ना? चलिए पता लगाते हैं कि ये हुआ कैसे और क्यों। बिल्कुल। तो ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन जो है ये बिग बैंग के ठीक बाद का एक बहुत ही छोटा सा मतलब क्षण भर का दौर है जिसमें ब्रह्मांड जो है वो अविश्वसनीय तेजी से फैला। अविश्वसनीय तेजी से? हाँ, और जैसा आपने कहा ये फैलाव प्रकाश की गति से भी कहीं ज्यादा तेज था। यही तो बात है, स्पेस खुद इतनी तेजी से कैसे फैल सकता है? सुलझ नहीं रही थी। अच्छा। उन्हीं को हल करने के लिए 1980 में एलन गुथ ने, जो एक अमेरिकी भौतिकविद थे, उन्होंने ये इन्फ्लेशन का सिद्धांत दिया। ओके, क्या पहेलियां थी वो? सबसे बड़ी थी क्षितिज समस्या, होराइजन प्रॉब्लम। होराइजन प्रॉब्लम? हाँ, मतलब ब्रह्मांड के वो हिस्से जो आज हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर है, बिल्कुल विपरीत दिशाओं में, उनका तापमान और गुण लगभग एक जैसे कैसे? बिग बैंग के हिसाब से तो शुरुआत के बाद उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो आपस में मिलें, कोई जानकारी शेयर करें और एक जैसे बन जाए। हाँ, ये तो अजीब है, जैसे दो लोग जो कभी मिले ही नहीं और उनकी आदतें बिल्कुल एक जैसी हों। बिल्कुल, बहुत सही समझा आपने। ये वाकई अजीब है। और दूसरी समस्या, आपने कुछ फ्लैटनेस, समतलता की बात की थी। हाँ सही, फ्लैटनेस प्रॉब्लम। हमारा ब्रह्मांड ज्यामितीय रूप से इतना ज्यादा फ्लैट यानी सपाट क्यों है? मतलब बिग बैंग के बाद तो इसे कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कर्व्ड होना चाहिए था, पर ये एकदम फ्लैट है, आश्चर्यजनक रूप से। अच्छा। और तीसरी थी एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी। पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा इतने समान रूप से क्यों फैले हैं? कहीं बहुत ज्यादा जमावड़ा, कहीं बिल्कुल खालीपन, ऐसा क्यों नहीं है? ये जरूरत से ज्यादा स्मूथ है। ओके, ठीक है। तो ये 3 बड़ी प्रॉब्लम थी, एक जैसा तापमान दूर दूर तक, एकदम फ्लैट ज्योमेट्री और मैटर का समान फैलाव। अब आता है इन्फ्लेशन। इसने ये सब कैसे ठीक किया? क्या किया इसने? हाँ, तो यहीं पर ये सिद्धांत काम आता है। इसमें कोई जादू नहीं, ये भौतिकी है। सिद्धांत ये कहता है कि उस एकदम शुरुआती पल में ब्रह्मांड एक खास किस्म के ऊर्जा क्षेत्र से भरा था। उसे इन्फ्लेटॉन फील्ड कहते हैं। इन्फ्लेटॉन फील्ड? हाँ, और इस फील्ड की एक अजीब प्रॉपर्टी थी, इसने जबरदस्त किस्म का प्रतिकारक गुरुत्वाकर्षण पैदा किया। मतलब नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर मतलब खींचने के बजाय धकेलने वाला गुरुत्वाकर्षण। हाँ, एंटी ग्रेविटी जैसा कुछ। हाँ, समझने के लिए आप ऐसा कह सकती हैं। बिल्कुल। इसी जोरदार धक्के ने स्पेस को ही अचानक फुला दिया, गुब्बारे की तरह। ओह। और वो भी अविश्वसनीय रफ्तार से। तो इस अचानक फैलने से वो तापमान वाली समस्या कैसे हल हुई? ऐसे के जो हिस्से आज हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर लगते हैं, वो इन्फ्लेशन से ठीक पहले एक दूसरे के एकदम पास थे, बहुत पास। अच्छा। इतने पास के उनमें गर्मी और ऊर्जा का लेन देन हो गया, वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। ओके। और फिर जब इन्फ्लेशन हुआ तो वो तेजी से दूर हो गए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज तो एक जैसी हो चुकी थी, इसलिए आज भी वो एक जैसे लगते हैं। कमाल है। तो क्षितिज समस्या हल हो गई। हाँ। और फ्लैटनेस वाला क्या, वो कैसे हुआ? वो भी इसी फैलाव से। सोचिए, अगर कोई चीज बहुत सिकुड़ी हुई हो और आप उसे अचानक जोर से खींचकर बहुत बड़ा कर दें, हाँ, तो उसकी सतह पर जो भी सिलवटे या टेढ़ापन होगा वो लगभग सीधा हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, जैसे चादर को खींचकर सीधा कर देना। बिल्कुल वही बात। इन्फ्लेशन ने स्पेस के किसी भी शुरुआती कर्वेचर को खींचकर लगभग पूरी तरह फ्लैट कर दिया। वाह, ये तो जबरदस्त है। तो बड़े स्केल की प्रॉब्लम तो सुलझ गई, लेकिन आज जो हम आकाश गंगाएं और ये सब देखते हैं, उनका क्या? वो कैसे बनी? इसका भी इन्फ्लेशन से कोई लेना देना है? हाँ बिल्कुल है, और यहीं पर क्वांटम फिजिक्स का रोल आता है। क्वांटम फिजिक्स इतने बड़े स्केल पर? हाँ, देखिए, उस एकदम शुरुआती दौर में जब सब कुछ बहुत छोटा था, तो क्वांटम लेवल पर ऊर्जा में छोटे छोटे उतार चढ़ाव हमेशा होते रहते हैं। इन्हें क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। ओके। ये सामान्य तौर पर तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, दिखाई भी नहीं देते। लेकिन इन्फ्लेशन ने इन्हें भी खींच दिया होगा, जैसे गुब्बारे पर बनी छोटी डॉट्स फूलने पर बड़ी हो जाती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही।
इन्फ्लेशन ने इन माइक्रोस्कोपिक क्वांटम उतार चढ़ावों को खींचकर मैक्रोस्कोपिक यानी बहुत बड़ा बना दिया। ओह, तो कहीं पर घनत्व थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कहीं पे थोड़ा सा कम। अच्छा। तो यही वो बीज बने जिनसे बाद में गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को खींचना शुरू किया। जहां घनत्व थोड़ा ज्यादा था वहां और पदार्थ जमा हुआ, और वहीं पर आकाशगंगाएं, क्लस्टर्स, ये सब बने। बिल्कुल। तो एक तरह से हम अपने अस्तित्व के लिए उन शुरुआती नन्हे नन्हे क्वांटम कंपनों के आभारी हैं। वाह, मतलब हम सब क्वांटम फ्लक्चुएशंस के बड़े रूप हैं। एक मायने में हाँ, ब्रह्मांड का पूरा विशाल ढांचा उन्हीं सूक्ष्म कंपनों से निकला है। ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन क्या इसका कोई पक्का सबूत है हमारे पास, या ये अभी भी बस एक अच्छी कहानी ही है? नहीं, ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसके पक्ष में मजबूत सबूत है। जैसे कि सबसे बड़ा सबूत आता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी CMB से। CMB, बिग बैंग की वो बची हुई रोशनी। हाँ, वही बिग बैंग के लगभग 3800 साल बाद की वो धुंधली सी गर्मी जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। जब हम उसका बहुत लचीला नक्शा बनाते हैं तो उसमें हमें तापमान के छोटे छोटे उतार चढ़ाव दिखते हैं। हाँ, वो मैप्स देखे हैं मैंने। उन उतार चढ़ावों का जो पैटर्न है, खासकर बड़े स्केल पर, वो ठीक वैसा ही है जैसा इन्फ्लेशन थ्योरी प्रेडिक्ट करती है। अच्छा। ये उन क्वांटम फ्लक्चुएशंस के ही निशान हैं जिन्हें इन्फ्लेशन ने बड़ा कर दिया था। तो CMB डेटा इन्फ्लेशन को सपोर्ट करता है बहुत मजबूती से। हालांकि देखिए, इसे अभी भी 100% सिद्ध नहीं माना जाता। इन्फ्लेटॉन फील्ड क्या था, ये कैसे काम करता था, इन सब पर अभी भी रिसर्च जारी है। लेकिन ये आज के मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। इसके बिना हम शुरुआती ब्रह्मांड को समझ ही नहीं सकते। समझ गया। तो अगर संक्षेप में कहें तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन वो शुरुआती विस्फोटक फैलाव था जिसने बिग बैंग की कुछ मूलभूत पहेलियों को सुलझाया। हाँ, जैसे हॉराइजन और फ्लैटनेस प्रॉब्लम। और साथ ही वो बीज भी बो दिए जिनसे आज का ये पूरा ब्रह्मांडीय ढांचा या ये गैलेक्सीज वगैरह बनी। बिल्कुल सही। हमारे यूनिवर्स की कहानी का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, शायद सबसे नाटकीय अध्याय है। वाकई। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना। हाँ, क्या कि अगर हमारे ब्रह्मांड में ये इन्फ्लेशन हुआ तो क्या ये बस एक बार की घटना थी, यूनिक? ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर ये प्रक्रिया बार बार हो सकती है, शायद अनंत बार, और हर बार एक नया ब्रह्मांड बनता हो। हाँ, ये इटर्नल इन्फ्लेशन और मल्टीवर्स के आइडिया की ओर ले जाता है। मल्टीवर्स, अनेक ब्रह्मांड। हाँ, क्या पता हमारा ब्रह्मांड ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के समुद्र में बस एक बुलबुला हो। ये सिद्धांत हमें ऐसे बड़े और फंडामेंटल सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता असल में है क्या। बिल्कुल, ये दिमाग घुमा देने वाला विचार है। खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ बिल्कुल।